नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाईटी चैनल लर्न विद स्काई पर। दोस्तों आज हम एनवीएस टीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें हम ज्योग्राफी वाला सेक्शन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पूछे गए थे और ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 29 नवंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं इसका एग्ज़ाम का जो किस तरह से एग्ज़ाम आया था आपका, किस तरह से ये पूछा गया था। तो ज्योग्राफी सेक्शन जो है आपका उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूछा गया था 61 क्वेश्चन नंबर से। जो ज्योग्राफी सेक्शन है अपना डोमेन है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है 61 पेपर के अकॉर्डिंग कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा क्रम में है, कौन सा क्रम में है। तो ये पूछा गया कौन सा क्रम में, समताप मंडल, समताप सीमा, क्षोभ मंडल, ठीक है, या समताप सीमा, मध्य मंडल और मध्य सीमा। तो देखिए पहले क्या आता है आपका क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल के बाद आपका आएगा क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के बाद क्या आएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आपका वायुमंडल सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका वायुमंडल आएगा। तो समताप मंडल के बाद समताप सीमा होगा, लेकिन क्षोभ मंडल पहले है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो जाता है आपका ए जहाँ पे है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी है। तो थर्ड वन इज राइट आंसर बी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखें कि समताप मंडल के बाद समताप सीमा के बाद आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा, और सी में क्या दिया गया आपका मध्य मंडल, मध्य सीमा और वायुमंडल। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। मल्च बनाना एक विधि है जिसको कृषिगत गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करती है। तो इससे मृदा की जो आर्द्रता है वो बनी रहती है, मृदा की आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। और इसको पलावारना भी बोलते हैं। ठीक है, पलवारना। ठीक है, और इससे क्या होता है मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। और जो मल्चिंग है ये कैसे करते हैं हम, कटी हुई पत्तियां जो पुआल होता है आपका, पत्तियों के टुकड़े हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं बेड को ढक देते हैं कृषि कार्यों में। जिससे क्या होती है जो मृदा की नमी है वो बनी रहती है और मृदा की नमी को बना के रखती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये भी होता है जो खरपतवार होता है वो नहीं उगता, जो अनवांटेड घास होती है वो नहीं उगती है मल्चिंग से। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो वन क्षेत्र न्यूनतम की अगर बात आए तो आपका पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। तो हरियाणा तो दिया नहीं गया है विकल्प में, तो आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में आए थे उसमें वनों के प्रतिशत की बात की गई है। ठीक है, और उसके अनुसार न्यूनतम प्रतिशत जो क्षेत्र था वो आपका पंजाब और हरियाणा में था। और सबसे अधिक जो वन क्षेत्र की बात करें तो वो आपका क्या था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और महाराष्ट्र में का स्थान आता है। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो लक्षद्वीप जो था, लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन प्रतिशत था 90% लगभग। अब इसमें क्या है आपका यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो मिजोरम, जो मिजोरम था, मिजोरम में सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 85%। ध्यान रखिएगा 85%। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
64 नंबर है, ठीक है। 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का लक्षण नहीं है? तो मानसून वर्षा पर निर्भरता बिल्कुल है। तीसरा देख ले, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियां बिल्कुल सही है। प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, छोटा नहीं बड़ी द्रोणी, ठीक है। क्या होना चाहिए, बड़ी द्रोणी जो है ये विशेषता नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट कि जो बड़ी द्रोणी जो है वो हिमालयी नदी तंत्र की विशेषता है, ठीक है। अगर हिमालयी नदी तंत्र और आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो ये फर्क देखने को मिलता है। तो अपेक्षाकृत बड़ा जो बेसिन है वो इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है आपकी, गोदावरी नदी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है, ये सब आपके प्रायद्वीप की नदियां हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 कर लेते हैं। भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है? कहाँ पे बोला, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। तो ये कहाँ फैला हुआ है आपका, कहाँ फैला हुआ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ फैला हुआ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से दक्षिण पश्चिम से और आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 66 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या है कथन, भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। बिल्कुल सही है, लगभग लगभग 30 डिग्री है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी इसकी उत्तर से दक्षिणी तक की दूरी से अधिक है। मतलब पूर्व पश्चिम की दूरी और उत्तर दक्षिण की दूरी से अधिक है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। ये विकल्प गलत है, जो उत्तर दक्षिण की दूरी है वो अधिक है, ठीक है। तो ये जो है ए हमारा सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प इज राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा सही है लेकिन बी गलत है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है और इस लेक्चर का 7th क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अक्षांश यामोत्तर का 1 डिग्री चाप की लंबाई क्या कहेंगे। 1 डिग्री चाप की लंबाई ध्रुवों पर तुलनात्मक रूप से कम होती है, नहीं, ज्यादा होती है। विषुवत वृत्त पर तुलनात्मक रूप से कम होती है, बिल्कुल सही है। जो आपका भूमध्य रेखा पर है इसकी तुलनात्मक लंबाई है, तुलनात्मक लंबाई किसकी, चाप की, वो कम होती है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68 भू संपत्ति मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं आपने देखा होगा गांव में, जो लेखपाल कानून को ये मानचित्र रखते हैं, ठीक है। इनको भू संपत्ति मानचित्र बोलते हैं। तो ये लघुमान मानचित्र हैं जो कृषिगत भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर उनके स्वामित्व को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल इनकी जो मापनी होती है वो छोटी होती है, लघुमान होते हैं। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर, लगान की वसूली व स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 69 क्वेश्चन कहते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है, जिन्हें महाविविधता केंद्र कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और भारत भी उन देशों में से एक है। ये निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित है, तो ये कहाँ होंगे, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर भारत के या विश्व के महाविविधता केंद्र पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और भारत में जो महाविविधता केंद्र है वो आपका पश्चिमी घाट है और आपका पूर्वोत्तर भारत, यानी कि बर्मा और पूर्वोत्तर भारत को मिला के एक महाविविधता केंद्र बनाया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो इसमें अभी 17 देश हैं, लगभग 17 देश हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है,
आपका ब्राजील है, चीन है, कोलंबिया हो गया आपका, इक्वाडोर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, भारत है, इंडोनेशिया, आपका मेडागास्कर है, मलेशिया, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, पेरू, कांगो गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला आदि जो देश हैं जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। विश्व की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए ये महाविविधता केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 है और इस लेक्चर का 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो स्थानिक जाति हो गई जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलती है, जैसे आपका अंडमानी सुअर, जंगली सुअर, बिल्कुल सही है, यह स्थानिक प्रजाति है। अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। लेकिन एशियाई जो हाथी है वो बहुत सारे देशों में पाया जाता है, वो स्थानिक प्रजाति में नहीं आएगा। हिमालयी भूरे बाल, तो हिमालय काफी विस्तृत क्षेत्र है, तो भूरे भालू जो है वो भी नहीं है। तो ए और बी कहाँ पे है हमारा, ए और बी ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 71 है। मिलेंकोविच दोलन किससे संबंधित है। मिलेंकोविच दोलन जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, मिलेंकोविच दोलन जो है, इसमें क्या होता है कि हमारा जीवन जो है वस्तुतः क्या है, चक्रों के या इस दोलन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72, महासागरीय जल के तापीय गहराई के पार्श्व चित्र में अवस्थित थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन ध्यान, थर्मो मतलब आपका तापमान से संबंधित बात बोली जा रही है कि विशेषता है। क्या विशेषता है, पूरा प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र बढ़ोतरी होती है। तापमान एक समान रहता है, अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, थर्मोक्लाइन में क्या होता है, समुद्र के तापमान में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान में आपको क्या गिरावट नजर आएगी। तो ए जो है हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ऊपरी सतह पर क्योंकि इंसुलेशन इतना प्राप्त होता है इसलिए तापमान अधिक होता है ऊपर में। ठीक है, लेकिन नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा 73। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 है कि इसमें हमें क्या करना है, अक्षांश रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पे देख ले, निम्न अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। अगर देख लेते हैं, ठीक है, कैसा होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अब उच्च वाला देख लेते हैं, उच्च अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा क्या होगा, कैसा होगा, आपका कम होगा अधिक होगा, आपका कम होगा। क्या होगा आपका, कम होगा, तापमान कम होगा, तो ये भी हमारा सही है। दूसरा क्या है, ये भी हमारा कट गया, तो बी और सी जो है, बी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही उत्तर है, बी और सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी और सी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, हेडले कोस्ट, ध्रुवीय कोस्ट और फेरल कोस्ट। तो पहले तो क्या आएगा आपका, कौन सा कोस्ट होता है, पहले आएगा आपका फेरल कोस्ट। ठीक है, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन में स्थित होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में। फिर आपका आता है हेडले कोस्ट और फिर आता है आपका पोलर कोस्ट। ठीक है, तो इसमें हेडले कोस्ट, ध्रुवीय कोस्ट और फेरल कोस्ट के मध्य स्थित होता है। सही है, नहीं सही है, फेरल कोस्ट हेडले और ध्रुवीय कोस्ट के बीच स्थित होगा। उच्च सूर्य तप व निम्न वायुदाब होने से क्या होगा,
उच्च सूर्य तप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। बिल्कुल सही है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर तथा ऑस्ट्रेलिया के वायुदेव परिवर्तन से गहरा संबंध है। नहीं है, इसका उल्टा है। ठीक है, तो ये बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 75। कथन क्या है? उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अभियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। यानी कि पीट सॉइल वहां पर पाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बैक्टीरियल प्रोसेस कम होती है, तापमान ठंडा होता है, बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पीट संस्तर पाए जाते हैं। कारण क्या है? ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाती है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है, तो ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। तो दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारा जो विकल्प ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 76 है ज्योग्राफी सेक्शन का। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। बिल्कुल, तापमान जो है वो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी चीज का तापमान अलग अलग है अलग अलग क्षेत्रों में, इसलिए भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो बहिर्जनित है वो अलग अलग होती हैं। तो दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 77 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पहलू शैलों की संरचनाओं में शामिल है? शैलों की संरचनाओं में कौन कौन से पहलू शामिल है? तो आयतन और तापक्रम नहीं, ये तो कारक है, तो ये नहीं होगा। संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स, या आपका संस्तर और झुकाव इंक्लाइनेशन, ये सही है। घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता, बिल्कुल सही है। रसायन कौन कौन से, और संस्तर का तल, ये भी सही है। तो बी और सी और डी कहाँ पे? बी सी डी, यानी कि विकल्प नंबर 2 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों के कौन सा से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती है जिससे होकर वह गुजरती है? जिससे होकर वह गुजरती है। बेग, दिशा, बेग दिशा दोनों, ना बेग और ना दिशा। ठीक है, क्या बोल रहा है? बेग दिशा। तो बेग और दिशा जो है दोनों चीजें भूकंपीय तरंगों के आयाम और उस पदार्थ पे दिखती हैं कि उसका बेग कितना है और उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 79 प्रश्न कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूपर्पटी, पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में सही है? तो क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी गत्यात्मक है, बिल्कुल सही है। इसका गति होती है क्योंकि जो भी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हैं उसमें प्लेटों का मूवमेंट होता है, चाहे वो आपका अभिसारी प्लेट बाउंड्री हो या प्रतिसारी यानी कि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री या डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है, देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या है? ये ऊर्ध्वाधर दिशा में संचलित हुई और होती रहती हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में भी इसका गमन होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? ये क्षैतिज दिशा में संचलित हुई और होती रहती हैं। क्षैतिज दिशा में भी इनका संचलन होता है। ठीक है, तो ये तीनों विकल्प सही है। तो ए बी सी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ज्योग्राफी सेक्शन का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पृथ्वी और मंगल के लिए समान है? तो पहला क्या? चंद्रमा की संख्या। पृथ्वी का चंद्रमा एक ही है, मंगल के 2 है, फीमोस और डिमोस। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी क्या है? अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने का समय। ये भी घूर्णन जो करते हैं वो लगभग लगभग बराबर होता है, 24-25 घंटे का होता है, ये सही है। सी क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पूरा करने का समय। तो ये गलत है। जो मंगल है उसको परिक्रमण पूरा करने में जो है वो क्या होता है, समय कम लगता है। ठीक है, समय अधिक लगता है, माफ करिएगा। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने का जो समय है वो लगभग 367 दिन लगते हैं, 387 दिन, माफ करिएगा।
687, माफ करिएगा 687 दिन लगते हैं और पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं एक परिक्रमण पूरा करने में। तो बी जो है स्टेटमेंट वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल बी सही है, केवल बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन किए हैं ज्योग्राफी सेक्शन से। जो हमारा एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी का सोशल साइंस का पेपर हुआ था उससे संबंधित हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।